तो हम करेंगे गर्भ की मासा अनुमासिक वृद्धि। देखो ये वाला पार्ट, इधर से क्वेश्चन आएंगे। अभी हमने पीछे जो किया पिछले लेक्चर में, वहां से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% है। क्योंकि अभी तक एक ऐसा पेपर नहीं हुआ है जिसमें ना आया हो। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में आ गया हमारा गर्भ की मासा अनुमासिक वृद्धि। हर आचार्य के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। ओके। तो सबसे पहले चरक की प्रथम माह से क्या है, खेती भूत भवत्य व्यक्त विग्रह सद भूत अव्यव। अब क्या याद रखोगे इसमें कि खेती भूत पूछेगा। खेती भूत किस माह में देखने को मिल रहा है हमें? तो प्रथम माह में। खेती भूत का मतलब क्या होता है? चक्रपाणि ने इसका मतलब बताया है कि श्लेष्मा के पिंड के समान दिखाई देना। कोई चीज हमें श्लेष्म के पिंड के समान दिखाई दे रही है, उसको हम खेटीभूत कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी कि किसके समान दिखाई देना, किसने बताया? तो चक्रपाणि जी ने बताया है खेटीभूत से कि श्लेष्मा के पिंड के समान दिखाई देना। ओके। उसके बाद सुश्रुत का क्या है? प्रथम मासी कल्लम जाइते। कलल की उत्पत्ति, कबरिंग की उत्पत्ति प्रथम माह से कल्लम जाइते फर्स्ट माह में है। और चर का ये रह गया सद सद भूतांग अव्यव। सद सद याद रखना, पदार्थ विज्ञान में हम पढ़ेंगे सत पदार्थ असत पदार्थ। वो भाव अभाव जो आएगा उनके प्रकारों में हम पढ़ेंगे, वहां पे टर्म आएगा हमारा सत सत। इधर क्या है? सद सद। उधर तो है, इधर दो है। तो याद रखना, जब वो पढ़ाऊंगी यहां से क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक। खेटीभूत सदसद, कलल की उत्पत्ति। अब अष्टांग हृदय ने क्या बोला है? अव्यक्तम प्रथम मासे सप्ताह कल्लाम भवते। कि कब होती? एक सप्ताह में कलल की उत्पत्ति होती है। ये किसने कहा? अष्टांग हृदय ने। हरित का भी लिख लो इधर साथ में। हरित ने क्या कहा? एक दिन में कलल की उत्पत्ति होती है। और सुश्रुत ने क्या कहा? प्रथम मासी, पहले माह में कलल की उत्पत्ति होती है। अष्टांग हृदय का है सप्ताह कल्लम भवते। 7 दिन में कलल की उत्पत्ति होती है, सप्ताह में। हरित का लिख लो फर्स्ट डे। एक दिन में कलल की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब है काश्यप। जीवात्मा के प्राण बीज धातु को विभाजित करना शरीर में। ये कुछ नहीं है, इधर से नहीं कुछ देखोगे, ये देखो। शुक्र से गर्भस्थ बालक के अस्थि मांस स्नायु बनते हैं। ये तुम्हें ये लिख के देगा कि शुक्र से गर्भस्थ बालक के अस्थि, अस्थि से मांस, मांस से स्नायु, सीक्वेंस में ये चीज बनती है। ये किसने बताई है हमें? तो आचार्य काश्यप जी ने। ओके। तो इसमें आचार्य भी इम्पोर्टेंट है कि किस आचार्य ने बताई है। तो जहां पे आचार्य इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगी, वो याद करना है। ठीक है। शुक्र से गर्भ की अस्थियां, अस्थियों से मांस, फिर अस्थि और मांस से स्नायु बनता है। ऐसे याद रखना इसको कि ऊपर बना लेना फ्लो चार्ट सा कि क्या है। शुक्र से गर्भ की अस्थियां, अस्थियों से मांस, फिर अस्थि और मांस से स्नायु। सिर्फ और सिर्फ अस्थि से नहीं, अस्थि और मांस से स्नायु। ओके। ये सीक्वेंस है इनका। अब सेकंड माह घनम संपद्यते। क्या है कि अगर घन होगा तो मतलब पुरुष की उत्पत्ति होगी। अगर देखने में पेशी सब रूप लग रहा है, फ्लैट टाइप,
तो वो कैसा है, स्त्री की उत्पत्ति होगी। अर्बुद मतलब कि शेप कैसी है उसकी, एक होती है ऐसे आगे हमारी, ठीक, ऐसे आगे सीधी, ये पहली वाली नहीं, पहली वाली ऐसे वो गलती से हो गया, फिर एक सीधी ऐसे आ गई, फिर कुछ नहीं आया। और अर्बुद मतलब ऐसे है, फिर बीच से थोड़ा ऐसे गैप लग रहा है और ऐसे, तो मतलब वो नपुंसक संतान होगी। और ये हमें सेकंड माह में, सेकंड मंथ में देखने को मिल जाएगा। तुमसे ये भी पूछ सकता है कि घन पेशी अर्बुद किस माह में देखने को मिल रहा है हमें, सेकंड में। अब ये पूछेगा कि घन होगा तो क्या होगा, पेशी स्वरूप है तो क्या किसकी उत्पत्ति होगी, अर्बुद स्वरूप है तो किसकी उत्पत्ति होगी। अब सुश्रुत जी का भी सेम है, पिंड, पिंड स्वरूप का होगा, गोले टाइप का होगा तो पुमान, पेशी स्वरूप का होगा तो स्त्री, अर्बुद नपुंसक। उसके बाद अष्टांग हृदय का, इनका भी सेम है, कुछ इनका अलग नहीं है, ठीक। क्या है इनका, हृदय उपचार बताया है, घन पुरुष पेशी सारा सेम। उसके बाद है हमारा, काश्यप ने कुछ नहीं बताया इनके रिलेटेड। के बाद अपना आएगा तीसरा, सर्व इंद्रिय सर्वांग अवयव। तो ये क्वेश्चन बना था क्योंकि हम फोर्थ माह में पढ़ेंगे कि सर्वांग प्रत्यंग परिव्यक्त, ये वाला जो है हमें यही याद रह जाता है, सर्वांग प्रत्यंग परिव्यक्त। और सेवंथ मंथ में क्या पढ़ लेते हैं हम, सर्वांग प्रत्यंग परिव्यक्त तरो, ओ की मात्रा लग जाती है, ये डिफरेंस है। तो क्वेश्चन आया था एक बार कि सर्वांग अवयव किस माह में बनते हैं, तो तब ध्यान रखना है किस माह में है हमारे, तीसरे में। तब फोर्थ और सेवंथ नहीं लगेगा। अगर पूरी कोटेशन दी है सर्वांग प्रत्यंग परव्यक्त, सर्वांग प्रत्यंग परव्यक्त तरो, तब क्या है, आंसर हमारा फोर्थ और सेवंथ लगेगा। इफ ओनली सर्वांग अवयव दिया है, ये एमपी के पीएससी में आया था, हो गया है हमारा। उसके बाद क्या है, स्पंदन, एक तो दो हृदय लिखो, अब साइड में लिखो दो हृदय की उत्पत्ति, चरक ने बताई है तीसरे माह में, सुश्रुत ने बताई है चौथे माह में, फोर्थ माह में। डॉक्टर ऋषभ आप अपना माइक बंद कर लो। उसके बाद अष्टांग हृदय ने बताई है 2 माह में। उसके बाद लिखो अष्टांग संग्रह है, अष्टांग संग्रह ने बोली है 3 पक्ष से के बाद 5 माह से पहले, मतलब 3 पक्ष से 5 माह तक, 3 पक्ष टू 5 मंथ। और एक पक्ष में पता ही कितने डेज होते हैं हमारे, 15, पक्ष 15 दिन का होता है हमारा, टोटल कितने हो जाएंगे, 45 डेज टू 55 मंथ, ऐसे भी वो पूछ सकता है। हो गया ना। च- और बाकी आचार्य, ये तो हो गया हमारा इससे। अब चरक, हारीत और काश्यप, इन तीनों का ही, चरक के साथ दो कौन से आचार्य ऐड करोगे, आचार्य हारीत, आचार्य काश्यप, इन्होंने भी जो दो हृदय है उसकी उत्पत्ति थर्ड माह में। सुश्रुत के साथ क्या ऐड करोगे, भाव प्रकाश, ये। और कहाँ को रिलेट हुए थे सुश्रुत और भाव प्रकाश, जब हमने न्याय पढ़े थे, केदारी कुल्य न्याय, एक ने इसका प्रवर्तन था, दूसरे ने इसका समर्थन कर दिया था, उधर भी सेम सेम थे ये। तो सुश्रुत भाव प्रकाश ने फोर्थ मंथ में, बाकी अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह के, अष्टांग हृदय का सेकंड है और अष्टांग संग्रह का 3 पक्ष से 5 माह तक।
और थर्ड मंथ में और क्या है, ये आ गया हमारा स्पंदन। उसके बाद है हमारा शिशु जी का हस्तपाद शिरोत्पत्ति। अब पंच पीड़िका और सूक्ष्म अंग प्रत्यंग विभाग। इधर था ना सर्वांग अवयव, आचार्य का नहीं कोई इसमें इशू। बस ये याद रखना कि इस माह में मिल रहा है पंच पीड़िका, पिंडका और सूक्ष्म अंग प्रत्यंग विभाग। ये किस में देखने को मिला हमें, थर्ड माह में। उसके बाद गात्र पंचक कब देखने को मिला है ये हमें, थर्ड माह में। इसमें भी काश्यप का भी सेम है। ये स्पंदन आ गया। अब ये चेतना, चेतना का प्रादुर्भाव किस माह में, तीसरे माह में हुआ है। तो अब लिखो, जैसे दो हृदय लिख लिया कि कब कब हुआ, अब चेतना लिखो साइड में। चेतना कब कब किसने बताई, काश्यप ने तीसरे माह में चेतना बताई गर्भ में। सुश्रुत ने फोर्थ माह में बताई चेतना। अष्टांग हृदय ने फिफ्थ माह में बताई चेतना। ओके, ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना, अष्टांग हृदय ने फिफ्थ माह में चेतना बताई है, बट सुख दुख का होना उसने इधर तीसरे माह में ही बता दिया है। इसका हर एक अक्षर हम ये तो पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है ये कर लेना। ये एग्जामिनर को भी पता है ये इंपॉर्टेंट है, ये करके ही लेंगे बच्चे। अब जैसे थर्ड माह में सर्वांग अवयव बन गया था, तो मोस्टली सबका गलत था। उन्होंने क्या सर्वांग प्रत्यंग प्रव्यक्तर प्रवक्तरो वो आंसर हिट कर दिया था। इसलिए इस टेबल की हर एक अक्षर जो मेरे से छूट भी गया हो वो भी कवर करना है, कुछ भी नहीं छूटना है चाहिए इधर से। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो ओवरऑल ही इंपॉर्टेंट है, वहां से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। कहाँ थे हम, अब ये आ गया हमारा, ये हो गया लिखा दिया तुम्हें। फोर्थ माह, गर्भ में स्थिरता, गर्भिणी गुरुगात्र हो जाती है। अब क्वेश्चन कैसे गलत होगा, गर्भ में स्थिरता तुमसे पूछेगा, हाँ जी बताओ कि गर्भिणी में स्थिरता किस माह में आती है, गर्भ में गुरुगात्रता कब आ जाएगी। तुम लगाओगे फोर्थ माह, क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि तुमने मेरा क्वेश्चन सुना ही नहीं ध्यान से। ध्यान ये रखना है कि गर्भ में स्थिरता आ रही है, गर्भिणी में नहीं। क्वेश्चन ऐसे ही देगा वो, गर्भिणी में स्थिरता किस माह में आ रही है, गर्भ गुरुगात्रता कब हो रही है, गर्भ में, गर्भिणी में गुरुगात्रता हो रही है और गर्भ में स्थिरता आ रही है। क्योंकि हम जैसे अपने टाइम मैं भी करती थी कि हाँ कर लिया, स्थिरता इस माह में आ गई, गुरुगात्रता इस माह में आ गई। तब यही ध्यान देता है स्थिरता फोर्थ में थी, गुरुगात्रता फोर्थ में पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा कि गर्भ में थी कि गर्भिणी में थी। तो ये ध्यान रखना। अब गुरुगात्रता है इधर गर्भिणी में, गात्र पंचक हमने थर्ड माह में पढ़ा है। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है सर्व प्रत्यंग परवक्तर, परव्यक्त, मिनट से ये आ गया ना, ये ठीक। तो ये भी तुम साइड में लिखो, अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म, ये देखने को मिलता है तीसरे माह में। अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म, जो सूक्ष्म अंग प्रत्यंग विभाग हमने पढ़ा, अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म थर्ड माह में। नेक्स्ट लिखो सर्वांग प्रत्यंग परव्यक्त, परव्यक्त लिखना, सर्वांग प्रत्यंग परव्यक्त। ये किस में मिला हमें, फोर्थ माह में।
अब लिखो सर्वांग प्रत्यंग परव्यक्त तर। सर्वांग प्रत्यंग विभाग परव्यक्त तर। ऊपर था फोर्थ में परव्यक्त, इधर है परव्यक्त तर। परव्यक्त तर है सेवंथ माह में। ठीक, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की टेबल तो साइड ही बनवा दी तुम्हें, बाकी खुद से भी सारा करना है। फिर गर्भिणी दो हृदय। और अगर मान लो तुम्हें कभी रेफरेंस नहीं, ये नहीं पूछा कि किस आचार्य ने क्या बताया है, सीधा पूछ लिया ये किस माह में है, तो शारीरे सुश्रुत श्रेष्ठे, देन हम किसकी प्रायोरिटी लगाएंगे? सुश्रुत जी की। जिस स्थान में जो होता है प्रायोरिटी उसकी लगती है, क्योंकि हिमाचल का पीएससी हुआ था इस बार। उधर पूछा था कि दो हृदय, गर्भिणी में दो हृदय अवस्था किस माह में होती है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आचार्य मेंशन नहीं था। तो वो जिसको तो पता है शारीर स्थान में कौन श्रेष्ठ है, वो तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा देगा। तो जिसको पता है कि दो हृदय अवस्था की किस में है, सुश्रुत की किस में है, उसमें आंसर क्या लगना था हमारा? फोर्थ, क्योंकि सुश्रुत ने फोर्थ में बताई है। अव्यक्त अंगा नाम। ठीक। उसके बाद गर्भ शरीर में स्थिर है। हाँ। काश्यप ने निराम्य गर्भ फोर्थ माह में बताया है। गर्भ कैसा हो जाता है हमारा? निराम निराम्य गर्भ फोर्थ माह में काश्यप ने। आचार्य इंपॉर्टेंट है इसलिए साथ में बोला। ठीक। उसके बाद फिफ्थ में गर्भस्थ शिशु के मास रक्त में वृद्धि हो जाएगी। अब देखो, गर्भ पांचवें मास में क्या हो रहा है? गर्भ के मांस और रक्त की वृद्धि हो रही है, मतलब गर्भ को ज्यादा पोषण मिल गया। गर्भ को पोषण कौन दे रहा है? माता दे रही है, गर्भिणी दे रही है। तो उसने क्या किया? अगर बच्चे का मांस और रक्त बढ़ गया तो मतलब गर्भिणी ने दिया, वो खुद क्रिच हो जाएगी। फिर क्वेश्चन ये बनेगा, गर्भ क्रिच किस मास में होता है? तो तुम क्या सोचोगे? क्रिच तो फिफ्थ में पढ़ा था। ये हमेशा ध्यान में रखना कि गर्भिणी लिखा है कि गर्भ लिखा है, क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहे हैं। डन। तो गर्भिणी क्रिच हो रही है ना कि गर्भ। गर्भ के मास और रक्त की वृद्धि किस मास में हुई? फिफ्थ मास में। गर्भिणी क्रिच कब हुई? फिफ्थ मास में। अब मन की उत्पत्ति, मन का प्रादुर्भाव फिफ्थ फिफ्थ मास में। चेतना का प्रादुर्भाव फिफ्थ मास में। चेतना वाला टेबल तुम्हें लिखा चुकी। ये अष्टांग हृदय का फिफ्थ है, काश्यप का थर्ड है, सुश्रुत का फोर्थ है। उसके बाद गर्भ के मास शोणित वही लिखा है। अब ये पंचमें मास से जीवक, गर्भ को पंचमें मास में जीवक संज्ञा किसने दी? तो किसने दी? अष्टांग हृदय ने, सॉरी काश्यप जी ने। ये किसका है? ओके। काश्यप जी ने पांचवें मास में जीवक संज्ञा दी। उसके बाद गर्भ के बल वर्ण की वृद्धि, अतः गर्भिणी के बल वर्ण। अब सिक्स्थ माह में ध्यान रखना, गर्भ के बल वर्ण की वृद्धि हो रही है। अब खुद सोचो, पहले मांस और रक्त की वृद्धि होगी गर्भ में, तो अब उसमें निखार तो आएगा ही कि मांस भी उसमें बढ़ गया, उसके रक्त भी उसमें बढ़ गया। तो छेमे में क्या हो जाएगा? उसमें बल आ जाएगा क्योंकि मांस बढ़ गया था, वर्ण आ जाएगा क्योंकि रक्त की वृद्धि हो गई थी। तो कंफ्यूजन नहीं होगी कि हाँ पहले मांस और रक्त बना, उसके बाद क्या हुआ हमारा? वर्ण बना और बल बना। तो गर्भ में वृद्धि हो रही है, और गर्भ में वृद्धि हो रही है तो ऑब्वियस है बात कि गर्भिणी में क्या हो जाएगी? उस चीज की हानि हो जाएगी। ओके। और बुद्धि का प्रस्फुरण, पंचमे बुद्धि, सॉरी पंचमे मने षष्ठे बुद्धि। पांच में क्या था? मन था। ऐसे याद रखना, पंचमे मने षष्ठे बुद्धि। और क्या है? स्नायु शिरा रोम, पल वर्ण नख त्वचा की उत्पत्ति हो जाती है। इधर लिखा है रोम।
अब लिखो, रोम की उत्पत्ति, जो हेयर ग्रोथ है हमारे, जो हेयर्स आने लग पड़ते हैं, चक्रपाणी जी ने बोला है रोम की उत्पत्ति होती है 3rd माह में, तीसरे महीने में। हरीत जी ने बोला है 4th माह में। फिर हृदय जी ने किसने बोल दिया 6th में। बाकी हमें पता है। देखो, गर्भ के बलवर्ण ये तो हो गया। ओज में वृद्धि, मातृ श्रमो अधिक, माता को अधिक थकावट हो जाती है, वही गर्भ के बलवर्ण की हम। मातृ श्रमो अधिक, ठीक है, उसको थकावट हो जाती है इसमें 6वें मास में, ये काश्यप ने कहा। अब इसमें क्या ध्यान रखोगे, ओज में वृद्धि, हम 8th मास में पढ़ते हैं कि ओज अस्थिर हो जाती है। ऐसा कहते हैं ना कि 7th मास में भी अगर बच्चा डिलीवर हो रहा है तो वो बच्चा बच जाता है, बट 8th मास में अगर किसी की डिलीवरी हो रही है तो वो उसके बचने के चांसेस जो है वो 1% रह जाते हैं। क्योंकि 7th मास तक तो माँ बच्चे को अपने से क्या इम्यूनिटी दे रही है, सब कुछ हो रहा है। 8th मास में क्या होने लगता है, ओज अस्थिर हो जाती है, बच्चा से खुद के उसमें डिवेल्प होना शुरू हो जाता है, खुद से इम्यूनिटी लेना शुरू कर देता है। और इतना स्ट्रांग तो है नहीं, उसके लंग्स, उसकी जो पैसेज है इतने स्ट्रांग है ही नहीं, माता ने भी उसको देना कम कर दिया। तो 8th माह में इस कारण से ओज अस्थिर होने से, इम्यूनिटी प्रॉपर ना मिलने से बच्चे के चांसेस 0 हो जाते हैं कि वो बचेगा। तो ये हम 8th माह में पढ़ेंगे। अब काश्यप आ गया हमारा, बोल दिया उसने ओज में वृद्धि। 100% चांस है कि 100 में से 90 लोग क्या है 8th माह आंसर लगाएंगे, क्योंकि हम पढ़ते ही उसमें है। कोई ये नहीं ओज देख के 8th आंसर लगाएगा, क्योंकि जब तक टेस्ट देने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत नहीं पड़ी, क्वेश्चन गलत ही होते हैं। तो देख लेना है, ओज में वृद्धि पूछी है, ओज की अस्थिरता पूछी है। उसके बाद आ गया हमारा 7th। ठीक है, गर्भ की पुष्टि, गर्भिणी सर्विकार क्लांत आ जाती है। ठीक है, गर्भिणी क्या है, क्लांत हो जाती है, उदास हो जाती है। फिर ये तो पढ़ लिया हमने, सर्वांग प्रत्यंग विभाग पर व्यक्त तर, तर है ओनली पर व्यक्त 4th में है और सूक्ष्म 3rd में है। फिर किस रोग, जिसको कहते हैं ना स्टेरिया ग्रेविडिम, किस की उत्पत्ति हो जाती है, किसमें, 7th माह में। और इधर अब ये देखोगे तुम, वात पित्त कफान्विता, दोषों का वर्णन कर दिया किसने, आचार्य काश्यप ने। वात पित्त कफान्विता किसने किया है, आचार्य काश्यप ने 7th माह में। उसके बाद 8th देखो, ओज अस्थिर हो रही है, हो गया, ओज अस्थिर हो रही है, वही माता पुत्र के बीच में बार बार ओज संचार, वो डिफरेंस आने लग पड़ते हैं, कुछ बच्चा खुद से लेने लग पड़ता है, माता का थोड़ा कम रह जाता है, इसलिए एक्सचेंज में प्रॉपर नहीं रहता, बच्चा हो गया तो चांसेस कम है। ओज का परस्पर आदान प्रदान, ये वो सारा ही देखो 8th में ओज ओज से रिलेटेड है। काश्यप की एक्सेप्शन याद कर लेना, 6वें में ओज की वृद्धि कर दी थी उसने। अब प्रसव काल, चरक ने क्या बोला, 9 से लेके, प्रसव काल कब से कब तक, बोला अगर 9 महीने से 10वें महीने के बीच डिलीवरी हो रही है देन उसको हम नॉर्मल लेंगे। तो 10 माह के बाद डिलीवरी हो गई तो उसको हम विकृत लेंगे। नॉर्मल सी बात है, 10 महीने बाद तो भैंसों के बच्चे होते हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि 9 से 10 के बीच में होगी तो सामान्य। सुश्रुत जी ने बोला 9 से 12।
के बीच सामान्य। अब सुश्रुत का ऐसे याद रख लेना कि सुश्रुत सर्जन, उनको ये था कि कोई नहीं, मैं तो सर्जरी कर लेता हूँ, 1 साल भी बच्चा अंदर रह गया तो उसको मैं काट के बाहर निकाल दूंगा, मतलब पेट में कट लगा के बाहर निकाल दूंगा। वो चिल्ले होके रह रहे थे कि मुझे सर्जरी आती है, मैं तो कभी भी बच्चा निकाल सकता हूँ, चाहे साल बाद निकालू। तो सुश्रुत जी ने 9 से 12 माह के बीच बोला है सामान्य, और 12 के बाद उन्होंने क्या बोल दी, विकृति। सेम अष्टांग हृदय का भी यही है कि 1 वर्ष तक, 12 माह तक सामान्य है, पर इसमें क्या याद रखना है कि 8 माह से 1 दिन भी अधिक। सुश्रुत का तो 9 से 12 है, पर भागवत जी ने क्या कहा कि 8th, जैसे 8वां महीना शुरू हुआ, 1 दिन भी ऊपर हो गया, मतलब वहां से लेके 1 साल तक कभी भी डिलीवरी हो जाए वो सामान्य में, उससे ऊपर विकृत। और काश्यप जी, नवमादिषु मासेषु जन्म यथाक्रमम, श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, श्लोक में ही पूछेगा। नवमादिषु मासेषु, ठीक है, नव आदिषु मासेषु, ये किसका है, हमारा काश्यप का। गर्भ अवस्था 10 माह की इसने बोली है नॉर्मल। श्लोक देखो क्या लिखा है, नव, नो होता है नव, मादिषु मासेषु जन्म यथाक्रमम, इसलिए ही श्लोक से पूछता है। हिंदी से तो हम कर लेते हैं कि 10 हो गया, श्लोक हमें पता ही नहीं चलेगा पूछा किसका है, चरक आंसर लगा देंगे, सुश्रुत लगा देंगे, नो नो वर्ड वहां यूज किया है 9। ओके, तो हमारा जितना भी हो गया, इसको अच्छे से करके आना, इसमें और भी आचार्य रहते हैं, उनका भी हम करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल ये टेबल बेस्ट तरीके से याद होना चाहिए, इसमें कुछ भी मत छोड़ना। ओके, इन इस टेबल का अलग से टेस्ट ले लूंगी मैं, ठीक है।